प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट तो हो गया ये, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इस पेपर को। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 24 दिसंबर। चौबीस दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। दैट्स वाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैसे मैंने इसमें टिक लगा रखे। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ ये मक्का के आयात से संबंधित कानून था और ये संबंधित है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉर्न लॉ, जैसे पॉपकॉर्न होता है, कॉर्न यानी मक्का, मक्का से संबंधित कानून था तो इसे कॉर्न लॉ कहा गया। अगला प्रश्न है, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र, तो हमारी जो इतिहास की बुक है औद्योगिकरण की उसमें इसका आंसर जमशेदपुर दिया हुआ है और वहाँ सन लिखा हुआ है 1912। 1912 ईस्वी में ये शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक भाई चीन में विकसित हुई थी। वुड ब्लॉक जो टेक्नोलॉजी थी, लकड़ी की तख्ती वाली, उसके ऊपर कागज़ को रगड़ करके लिखा करते थे। फिर बाद में जापान पहुंची, यूँ करते करते भारत में तो बहुत बाद में आई थी, भारत में लेकर के आए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती? भाई सीढ़ीदार खेती तो पहाड़ी क्षेत्र में ही होगी और यहाँ फिर इसका सही जवाब हमारे पास में उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई साहब, काली मृदा मुख्य रूप से कौन सी फसल? भाई काली मिट्टी तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी और रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का। ठीक है, तो कई बार इन दोनों में हमें कन्फ्यूज़न होता है जब विद्यार्थी याद करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ हमसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा है, न कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो ऐसी स्थिति में आंसर आपका 1972 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो भैया कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें हो जाएंगी। सही जवाब दालें। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1953 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, अब उस समय तो मुंबई नहीं कहते थे, बम्बई कहते थे, तो आपको किताबों में बम्बई लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बम्बई से ठाणे के बीच में 33.6 किलोमीटर मुझे याद आ रहा है, तो लगभग 34 किलोमीटर कह सकते हैं आप लोग। 34 किलोमीटर की दूरी में ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भैया भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जारी करता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगले रिक्तदार के प्रश्न है, भाई ये जो पैटर्न ब्लूप्रिंट जो जारी किया है बोर्ड ने, उसका पैटर्न कुछ अलग है। यहाँ ये जो हमारा अर्धवार्षिक की परीक्षा का जो पैटर्न है ये कुछ अलग प्रकार का है। मेरे खैर समझ में आ नहीं रहा कि ये ऐसे कैसे इन्होंने क्रमांक दे रखे हैं। खैर जैसे भी हो, परीक्षा में जैसे क्रमांक दिए हों हमें वैसे ही क्रमांक लिख करके आंसर लिखना होता है। जिस प्रकार इस पेपर में 1 2 3 4 यूँ क्रम से पेपर आया है, ठीक है, और कोई रोमन संख्याओं का ज़्यादा इन्होंने उपयोग नहीं किया, तो फिर ऐसी स्थिति में आप भी आंसर लिखते समय ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखे हुए। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर हमारा किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, बशर्ते वो हमें जो ब्लूप्रिंट दिया है
उसको फॉलो करके बनाया गया हो। पिछली बार का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आया था वहाँ तो फॉलो नहीं किया था इन्होंने ब्लूप्रिंट को, कुछ कमियाँ थी उस पेपर पे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो ब्लूप्रिंट जारी किया है बोर्ड ने उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पेपर मिले। तो क्या विद्यार्थी जिस हिसाब से तैयारी करता है वो इसको आधार मान करके तैयारी करता है, ऐसी स्थिति में उसके पास में ऐसा ही पेपर आ जाए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ा ठीक रहता है, सहूलियत रहती है विद्यार्थी को। बाकी तो स्टूडेंट को तैयार तो सभी करना होता है, पूरे सिलेबस में से होते हुए गो थ्रू उसको होना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चंपारण में, तो चंपारण में भैया नील उगाने वाले किसानों ने विद्रोह किया, तो यहाँ कुछ सहयोग दे रखा है। बाकी वार्षिक परीक्षा में ऐसा सहयोग आता नहीं जैसे यहाँ इन्होंने शब्द दे रखे। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में। मित्र और धुरी, अब ये जो धुरी राष्ट्र हैं इनको केंद्रीय शक्तियाँ भी कहा जाता है। केंद्रीय शक्तियाँ, केंद्रीय शक्तियाँ। हाँ भाई विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर जर्मनी के सुधारक थे। जर्मनी के धर्म सुधारक थे और 95 भी संस्था इन्होंने लिखी थी जिसमें इन्होंने चर्च का विद्रोह किया। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर तो जल पाया जाता है और फिर बच गया 1/4 भाग पर स्थल पाया जाता है। तो देखिए 29% भाग पर तो स्थल है और बाकी बचा 71% भाग पर जल है। अब यहाँ इन्होंने इस 71 को 75 मान लिया है और इसे 25 मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में 3/4 भाग तो जल हो जाएगा और बाकी का जो 1/4 भाग है 1/4 भाग पर क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। 1/4 भाग पर स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को तो देखिए कृषि व अन्य क्षेत्रक भी कहा जाता है। कौन से को? प्राथमिक को। जो द्वितीय क्षेत्रक है उसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि उसमें विनिर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और जो तीसरा सेक्टर है उस तीसरे सेक्टर को कौन सा सेक्टर? सेवाओं से संबंधित है, इसलिए उसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाई विद्यार्थियों कि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है भाई भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? तो भारत में भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र है भारत में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। संघात्मक और एकात्मक का एक मिला जुला स्वरूप है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में? 10 वर्षों में होती है, लेकिन इस बार 2011 में नहीं हो पाई कोविड की वजह से, तो ये 2025 में प्रस्तावित है। हमारी जो जनगणना है वो 2025 में प्रस्तावित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो मैं यहाँ देखिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ भी मिलता हमारी किताबों में, किमी की स्क्वायर। तो ये दोनों रूपों में अगर आप लिख पा रहे हैं तो ये सही है। देखिए ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है भाई हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी।
भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर, तो कपड़े बनने के बाद में उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो लंदन में होती थी भाई प्रिय विद्यार्थियों। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल, तो ये सूती कपड़ा मिल का जो प्रश्न है ये हमारी भूगोल की बुक में भी आता है और इतिहास की बुक में भी आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम इतिहास की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ तो लिखा हुआ है बम्बई, और भूगोल की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है मुंबई। बस ये इतना सा फ़र्क है। तो आप चाहे मुंबई लिखें बम्बई लिखें, दोनों ही सूरतों में आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में बेल्जियम की राजधानी हमसे पूछी है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। तो आपने पढ़ा होगा ना लोकतांत्रिक की जो बुक है उसमें सत्ता की साझेदारी जो पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें ये बेल्जियम को उदाहरण दिया हुआ है। बेल्जियम ने बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करते हुए और सभी में समान रूप से सत्ता का विभाजन किया, और इसके इस मॉडल को देखते हुए बाद में जो यूरोपीय संघ बना था, EU बना था, EU यूरोपियन यूनियन बनी थी, उस यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो भी ब्रुसेल्स में रखा गया था। तो ये थे यहाँ तक 1-1 नंबर के प्रश्न। इसके बाद में 2-2 नंबर के शुरू हो जाते हैं। आगे और भी प्रश्न हैं, लेकिन बड़े प्रश्नों में आपको पता है कि मैं उनको बताते समय बुक का रेफरेंस भी देता हूँ। तो अगर आप चाहेंगे इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन का एक वीडियो भी बना देंगे, एक या दो जो भी बनेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।